हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड पर रिएक्शंस आज से स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिएक्शंस कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो आज आपको हम बताएंगे कि एसिड डेरिवेटिव ही आपका एसिड हैलाइड होता है। तो आज से एसिड हैलाइड का रिएक्शन लेक्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे। तो रिएक्शन सब एसिड हैलाइड होगा। सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठे और मेरे साथ एसिड हैलाइड पढ़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो एसिड हैलाइड्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दें, एक चीज हम बता दें आपको कि हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव पढ़ें, यानी एसिड की डेरिवेटिव की बात करें, एसिड डेरिवेटिव की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं इसके डेरिवेटिव। एक होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ सीएल होगा, यानी एसिड हैलाइड हो जाएगा। दूसरा होगा सी डबल बॉन्ड ओ NH2 होगा, जो आपका अमाइड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा सी डबल ओ ओ आर, आपका एस्टर हो जाएगा, ठीक है। एस्टर हो गया। और एक होता है सी डबल ओ ओ सी डबल ओ, यानी ये एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आज से मैंने स्टार्ट किया है एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन, जिसमें मैं सबसे पहले लूंगा एसिड हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एसिड हैलाइड से आगे बढ़ने से पहले हम लोग चीज देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। मतलब किसी भी न्यूक्लियोफाइल की तरफ, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से ये एसिड डेरिवेटिव कैसे रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आज यही स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इनके रिएक्टिविटी को देखने से पहले हम देखते हैं रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो, इनका जो डेरिवेटिव्स है, पहला डेरिवेटिव क्या बताया था, एसिड हैलाइड, तो हमने ये हैलाइड ले लिया। दूसरा क्या बताया था, एस्टर, तो यहाँ पर एक एस्टर भी आ गया। तीसरा, हाँ तीसरा यहाँ पर एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका में अल्कोहल है, फिर एमीन है, ठीक। तो यहाँ एक सारे बच्चे एक नोट करके लिखिए कि जब आप पीरियोडिक टेबल में, हम बात करें पीरियोडिक टेबल का, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी बाएं से दाएं जाते हैं आप, तो लिख लीजिएगा एसिडिटी इंक्रीज होता है। मैंने अप एरो से लिखा है इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज करेगा, और बेसिसिटी डिक्रीज होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटे, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो क्या होगा, आपकी एसिडिटी घटेगी और बेसिसिटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों बताया, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि यहां देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आता है ना, और लास्ट, और क्लोरीन तो सबसे लास्ट में आता है कि नहीं। तो क्या देखा, आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर आपकी एसिडिटी बढ़ रही है। यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसलिए वीक बेस बता रहा है। यहां इसकी बेसिसिटी ज्यादा है और एसिडिटी कम है। इसीलिए आपको कंसेप्ट लिखाया था कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा, बेसिसिटी घट जाएगा। इसलिए सबसे लेफ्ट साइड का नाइट्रोजन जो अमीन है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और सबसे राइट साइड का जो क्लोराइड है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम है। ऐसा क्यों बताया, कभी सोचा है मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है। अभी जब हम रिएक्शन सिखाएंगे आपको तो बताएंगे, जब ये सारे ग्रुप वर्क एज लिविंग ग्रुप, जब ये सारे ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, तब कैसे पता करोगे कि कौन स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, कौन वीक लिविंग ग्रुप है, तो यहां से पता कर लोगे कि इसका बेसिसिटी ज्यादा है तो ये होगा
वीक लिविंग ग्रुप, और इसकी बेसिसिटी सबसे कम है, ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहीं पर लिविंग ग्रुप के बेसिसिटी के बारे में दिया गया है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस लिविंग ग्रुप होगा उतना ही वीकली वह ग्रुप को छोड़ के जाएगा, और वह लिविंग ग्रुप जितना वीक बेस होगा उतना गुड लिविंग ग्रुप होगा और छोड़ के वहां से चला जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं इसका रिएक्टिविटी में। आओ ध्यान दो। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करोगे तो देखो, ये तो सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, ये एसिड एसिटाइल ग्रुप सब में कॉमन है। डिफरेंस क्या है? यहाँ क्लोराइड है, यहाँ आपका एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसिड है, एमीन है। अब देखो, एमीन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक लिविंग ग्रुप होगा। जब ये आसानी से लिविंग ग्रुप भागेगा ही नहीं तो क्या होगा? ये लिस्ट रिएक्टिव होगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा। अब उससे आगे आया OH, इसकी थोड़ी सी बेसिसिटी कम है एमीन के रेस्पेक्ट में, इसलिए थोड़ा सा इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ी। और आगे बढ़ो, एस्टर, इस OR का बेसिसिटी थोड़ा और कम हुआ एसिड के रिलेटिव, तो इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई। और आगे बढ़ो, एनहाइड्राइड को देखो, ये काफी, यहां तक ये एनहाइड्राइड काफी वीक बेस हो गया, इस स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव हो गया आपके एस्टर से। लास्ट में देखोगे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में जो ये क्लोरीन है, ये क्या है? ये आपका वीक बेस है, और वीक बेस है इसलिए क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। और जब गुड लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा? ये काफी तेजी से रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ। क्यों? यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं बेटे? ठीक है, ध्यान रखना, सब समझा दूंगा, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जितना तेजी से अटैक करेगा कार्बन पर, उतना ही तेजी से लिविंग ग्रुप निकल के भाग जाएगा। इसलिए ये क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? आया मजा कि कैसे मैंने आपको बेसिसिटी एसिडिटी बताया? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे, एसिडिटी बढ़ेगा, बेसिसिटी कम होगा। उसका रिवर्स होता है राइट से लेफ्ट में। उसको मैंने कोरिलेट किया लिविंग ग्रुप से, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक लिविंग ग्रुप, वीक बेस स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। अब उस गुड लिविंग ग्रुप को मैंने कोरिलेट कर दिया एसिड डेरिवेटिव के रिएक्टिविटी से, कि अगर एसिड डेरिवेटिव में स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है तो वह ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कि एसिड हैलाइड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? मजा आ रहा बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और समझा दे, जितने भी एसिड डेरिवेटिव है ना, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस करता है। और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसको जाकर कहीं पढ़ लेना। मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा सिर्फ एसिड हैलाइड पर। तो सबसे पहले लेंगे एसिड हैलाइड, उसका रिएक्शन खत्म करेंगे, फिर लेंगे हम एमाइड का, फिर लेंगे एस्टर्स का, इसी तरह धीरे धीरे सबको लेकर खत्म करेंगे। टेंशन मत ले, एक एक चीज कवर हो जाएगा। अगर एसिड हैलाइड की बात करो तो जब आप एसिड हैलाइड में मैंने एग्जांपल लिया है एसिटाइल क्लोराइड, जब इस पर आप कार्बोक्सिलेट आयन से रिएक्शंस कराओ, किससे कराओ रिएक्शंस? कार्बोक्सिलेट आयन से। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज इस कार्बन पर अटैक करके इस क्लोरीन को बाहर निकाल देता है, और क्या बनता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे पहचाना? देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड पहचान ये है कि यहाँ एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड, दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन है, इसी की पहचान होती, यही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। बन गया? आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो आप क्या पाएंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन का जो ये ऑक्सीजन O माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये जाएगा इस एसिड क्लोराइड के कार्बन सेंटर पर अटैक कर देगा, इस बॉन्ड को खोलेगा। ये बन गया आपका एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। ये काफी होता है अनस्टेबल होता है। ठीक बेटे, आ रही बात समझ में? ये अनस्टेबल होता है तो क्या होगा? तुरंत से ये लोन पेयर वापस आएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा और इस क्लोराइड को बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोराइड लेस बेसिक है, ये मोर बेसिक है।
तो लेस बेसिक यानी गुड लिविंग ग्रुप, तो क्लोराइड निकल के भाग जाएगा, क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या ये बात समझना, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि कौन ग्रुप बाहर जाएगा। दो ग्रुप है, यहाँ ये भी जा सकता है बाहर, ये भी जा सकता है, लेकिन ये क्यों गया, क्योंकि इसका बेसिसिटी इस ग्रुप से बेसिसिटी से कम है, यानी गुड लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकल जाएगा। यही कंसेप्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी दिक्कत होगा इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको जवाब हम पक्का दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, सेटिस्फाई हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन है, अगर हम एसाइल हैलाइड पर अल्कोहल से रिएक्शन कराए, अल्कोहल यानी सिंपल अल्कोहल, क्या हुआ, मिथनॉल से रिएक्शन करा दिया, तो क्या हुआ, ये जाएगा अटैक किया कार्बन पर, क्लोराइड निकाल दिया, तो बन गया मिथाइल बेंजोएट बन गया। ठीक है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान सा चीज है। चलो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करोगे, सबसे पहले क्या हुआ, ये मेथनॉल का O आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस पर एक लोन पेयर है। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को खोला, ये बॉन्ड बन गया। अब यहाँ चीज ध्यान दो, ये देख रहे हो COC, ये एक ईथर बॉन्ड, दिस इज ईथर बॉन्ड, ये क्या है, ईथर बॉन्ड है। यहाँ जो H प्लस पॉइंट है ना, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, एक बेस आएगा, इस H प्लस को ट्रैप करेगा, बॉन्ड खोल देगा, और आपको ये एक इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत नहीं बेटे, आगे बढ़े। लेकिन यहां देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी एटम पर अगर चार्ज हो तो वह स्टेबल नहीं होता है, वह चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। कैसे हटाएगा, इस चार्ज को वापस आएगा और यहाँ एक CO बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब सवाल है कि क्लोराइड बाहर जाएगा कि OCH3 बाहर जाएगा। तो फिर से वही बात है कि क्लोराइड का क्या है, ये लेस बेसिक है, दिस इज मोर बेसिक। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं बेटे। लेस बेसिक मतलब गुड लिविंग ग्रुप, तो मतलब क्या हुआ, क्लोराइड निकल गया, क्या बन गया, एस्टर बन गया। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, मजा आ रहा है बेटा। चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ये आया समझ में कि नहीं आया समझ में। ठीक है, फिर वहां मैं समझा दूंगा लिख करके। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो बात बोला सारी बात यहाँ लिखी गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी यहीं पर समाप्त होता है। ये मैंने एक मैंने क्वेश्चन डाला है, इसको मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ। आज डाउट सेशन नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाया मुझे, इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए चलिए, जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है, चार ऑप्शन, चार इसमें रिएक्शन दिया है। कहता है किस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जो प्रोडक्ट बनाएगा और वह प्रोडक्ट एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। चलो फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अल्कोहलिक KOH अटैक करेगा। आपको बताया था कि जब भी कोई अल्कोहलिक KOH अटैक होता है तो क्या बनाएगा, सबसे पहले यहाँ क्या करेगा, एक अल्कीन बना देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, बन गया अल्कीन। अभी भी यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ सेकंड पर क्या डाला है, सेकंड में डाला है सोडामाइड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेगा सोडामाइड बेटे, इसमें डालो सोडामाइड, ये क्या करेगा, ये इस H को ट्रैप करेगा और इस ब्रोमीन को बाहर निकालेगा। तो क्या बन गया बेटे, सब बता चुका हूं, ध्यान रखना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बना ये जो पार्ट बना ये बन गया आपका अल्काइन में, क्या बना, एसिटिलीन बन गया। यहां तक क्लियर है, आई बात समझ में कैसे बन रहा है प्रोडक्ट। अब देखो, अब तीसरा जो इस पर डाल रहा है, जरा ध्यान से देखना, इस पर डाला गया रेड हॉट आयरन। क्या डाला गया, रेड हॉट आयरन, 873 केल्विन पर। आप सब लोग याद करो, मैंने आपको जब मैं एरोमेटिक रिएक्शंस पढ़ा रहा था वहां बताया था कि, क्या बताया था आपको, कि जब भी आप इस एसिटिलीन पर रेड हॉट आयरन डालेंगे 873 केल्विन के प्रेजेंस में, ये क्या करता है, ये आपका एसिटाइल पॉलीमराइज करके आपको एक बेंजीन मॉलिक्यूल बनाता है, यानी आपको एरोमेटिक कंपाउंड देता है। तो इससे तो आपको मिल जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, मिलेगा एरोमेटिक कंपाउंड। मिथाइल है, मिथाइल कहीं भी डाल दो, मिथाइल से आपको बहस नहीं होना चाहिए, आपको बस इसमें इतना ही जानना है
इस ये एसिटिलीन पॉलीमराइज करके क्या बनाएगा, एक एरोमेटिक रिंग बना देगा। एरोमेटिक पूछा है, कहानी खत्म हो गया। मतलब ऑप्शन ए से एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन भी चेक करते हैं। यहां देखो सोडियम प्लस ओएमी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी सोडियम मेथॉक्साइड ऐसा कोई बेस आपको दे दे तो इसका मतलब होता है सोडियम प्लस और MEO माइनस, यानी मेथॉक्साइड है। ये क्या है आपका, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस करता क्या है, इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा और यहाँ एक बॉन्ड खोल देगा। तो क्या बना ये, जरा ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, पढ़ा चुका हूं। यहाँ ये माइनस चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको एक मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वह एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहिए। अब ये बताओ यहां जो बना प्रोडक्ट क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? हाँ है। कैसे, देखो एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, इसको भी गिन लो 3 पाई। मैंने आपको बताया था एरोमेटिक पहचानने के लिए कि कोई रिंग हो साइक्लिक हो, साइक्लिक है, ये क्या साइक्लिक है, और उसमें उसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। आप नेगेटिव चार्ज को भी पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑड नंबर है ना, 1 2 3, तीनों ऑड पाई बॉन्ड है और तीनों एक दूसरे रेजोनेंस कर रहा है, ये क्या हो गया, ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ऑप्शन बी भी आपका सही उत्तर है। आई बात समझ में, कैसे क्वेश्चन बनता है, सारा कंसेप्ट आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। सी में आओ, वही होगा इथॉक्साइड, यहां से एक H प्लस निकालेगा, इस बॉन्ड को खोलेगा तो ये बन गया ऐसे। ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है जो कि इवन है, और इवन क्या होता है एंटी एरोमेटिक। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी पर इसने क्या किया, क्लोरीन डाला एक्सेस में और यूवी लाइट ट्रीट किया, क्या होगा, बेंजीन टूट करके भाई ये हेक्सा क्लोराइड बनेगा, हेक्सा क्लोराइड। सारे कार्बन पर 6 कार्बन पर 6 क्लोरीन जोड़ देगा मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। क्या ये बात समझ में आया कि कैसे रिएक्शंस बनाते हैं और अप्रोच क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए और बी इसका उत्तर होगा। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन बनाते रहिएगा और अपना आंसर चेक कर लेना और ये समझने की कोशिश करना कि मैंने कैसे बनाया है, कैसे अप्रोच लिया है। मैंने वही रिएक्शन लिया है जो मैं क्लास में करा चुका हूं। तो इस लेक्चर को देखने, तो यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अलविदा, बाय, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।